जो भी आईआईटी एडवांस में 33% है। ये तो हो गया अपने बोर्ड के मार्क्स, ये तो बोर्ड का टॉपर हो गया। बोर्ड मैथ्स में हजारों बच्चे के मार्क्स आएंगे, ठीक है। आईआईटी जी एडवांस में उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम सिर्फ उसी बच्चे को लेंगे जिसके मिनिमम 33% आना चाहिए, जनरल कास्ट का है ना, ये उन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन उसी साल पेपर आया और उनके जो सीट थी ना, उसमें वो 33 अगर रखते तो शायद 3-4 हज़ार सीट खाली रह जाती। तो उन्होंने बोला या जो पहले जो बोला है उसको भूल जाओ, है ना, दफ़ा दफ़ा मानो उसको, नया कट ऑफ लेते हैं। 25 या 26% कुछ कट ऑफ रहा था, है ना। कितना था? 24 था, है ना। 24% कट ऑफ था। मतलब जो 24% मार्क्स लिया है, इसका मतलब है कि वो आईआईटी एडवांस सेलेक्टेड होगा। आउट ऑफ 10-12 लाख बच्चे होंगे, है ना। अच्छा, इसमें मैथ्स का कट ऑफ कितना था? मैथ्स का कट ऑफ था 5 मार्क्स। अब आप ये बताओ कि 5 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर उसने 2 क्वेश्चन बना लिए, एक पेपर 1 में बनाया, एक पेपर 2 में बनाया, इसका क्या मतलब हुआ? वो क्वालिफाई हो गया। ये मतलब हुआ ना उसका, 2 क्वेश्चन मतलब क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर हम आईआईटी एडवांस की तैयारी करेंगे तो और हम जब टेस्ट देंगे या हम जब प्रैक्टिस करेंगे या हम जब पढ़ेंगे, तो क्या हमारे 100 में से 100 क्वेश्चन बनते जाएंगे क्या हमें पूरा 100 का 100% समझ में आएगा? नहीं है। मैथ साइंस की देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बोल सकता, वो तो देखो मेरा इफेक्ट है थोड़ा, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छे से आता है, तुमको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब वहाँ पे 100 में से 100 आएंगे नहीं, 100 में से 100 समझ में भी नहीं आएगा। किसी को 20% आएगा, किसी को 30%, किसी को 40%। फिर वो बच्चा क्या करेगा? फिर वो होमवर्क करेगा, है ना। होमवर्क करेगा तो कुछ सवाल बनेंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे। फिर वो क्या करेगा? फिर वो डिस्कशन में आएगा, तो जो कुछ सवाल बने थोड़े से बढ़ जाएंगे, है ना। मान लो 20% बने, डिस्कशन के बाद 30% हो गए। फिर वो बच्चा क्या करेगा? फिर वो जब भी टाइम मिलेगा उसको रिवाइज करेगा, 30, 35, 40। अगर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब टॉप 10 में आएगा मान लो, तो वो धीरे धीरे करता करता उसको 90-95 तक ले जाएगा। 100 तो वो भी ले जा सकता, बहुत रेयर है 100, 90-95 तक ले जाएगा। वो भी कब? जब वो कई महीनों से धीरे धीरे उसके पास पहुंचेगा। तो तुम ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, बोला कि सर वो उसको बहुत टफ लग रहा है। मैं कहा टफ तो लगेगा ही भाई, टफ तो अभी लगा ही नहीं है, पहली बार बताओ। तो मैंने कहा अभी भी सोच लो, टाइम है। टफ तो जब टॉपिक बढ़ेगा तो लगेगा आपको। मतलब ये बोर्ड की पढ़ाई थोड़ी हो रही है, तुमको घर जाके तुमको तो इतनी फैसिलिटी मिल रही है जिसकी हद नहीं है, और फैसिलिटी हो रही है ना। होता है ना वीआईपी के बच्चे होते हैं ना, वैसे हो रहे हो तुम। कैसे? रिकॉर्डिंग मिल रही है तुमको, है ना। उसके बाद इतना टाइम मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो तुमको उसको इम्प्रूव करने के लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा। वो मेरे को बोला कि सर मैंने एक ऑनलाइन है ना एक क्लास की, उस टॉपिक की, मेरे को पूरा समझ में आ गया। देख, मैंने कहा कि तूने क्या ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आईआईटी की पढ़ाई टफ है। अगर तेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है ऑनलाइन, है ना, तो इसका मतलब है कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, या हो सकता है कुछ और हो रहा हो, है ना। 2 साल तक आईआईटी में सब बढ़िया बढ़िया एकदम मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को सब समझ में आ रहा है, मेरे सवाल बन रहे हैं, सब कुछ आराम से हो रहा है, तो 100% गारंटी है वो आईआईटी नहीं है। अगर ऐसा है मुझे बता देना, मैं अपने रिलेटिव बच्चों सबको डाल दूंगा भाई ये 100% यहाँ हो जाएगा। उसकी तो पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट वीक होगा, है ना, एक सब्जेक्ट जनरली वीक रहता है, तुमको उसके पीछे लगना पड़ेगा। तुम दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो, इतना % कट ऑफ होता है, इतना नहीं होता है कट ऑफ। ये नहीं लाने हैं, इधर लाना है इधर, और इसको बढ़ाना है। इसको रिवर्स कर दिया, मान लो ऐसा कर दिया, इसका मतलब क्या है? बहुत शानदार। 60 कर दिया तो हो सकता है कि जिस समय ये आया हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन हो सकता है 60 में टॉप 100 में आ रहा हो। और 80 कर दिया तो फिर तो वो हो गया ना ऊपर, है ना, समझ रहे हो तुम। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इट इज़ ए वेरी वेरी लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। इसका दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है ना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसका एक ही ट्रिक है, कंसिस्टेंसी। रोज़ का रोज़ पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम अभी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं अभी मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी भी टाइम है, बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। ज़रूरी नहीं कि अपन यही करें, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। बात समझे आप? क्योंकि ये वॉर टाइप है, कूद जाओ ना अंदर, फिर रिजल्ट का 2 साल बाद सोच रहा है।
जब मेंस एडवांस हो जाए ना, उसके बाद सोचना है रिजल्ट का कि मेरा रिजल्ट क्या हुआ। तुमको 2 साल तक कंसिस्टेंटली नॉन स्टॉप पढ़ना है, तब तुम IITian बनोगे। इतना आसान थोड़ी है यार बनना। ऐसा आसान होता तो हर कोई नहीं बन जाता। 3 एग्जाम इंडिया में बहुत टफ है, 3 IIT, IAS, UPSC एंड IIM। तो कोई तुमको ये कह दे कि मैं कलेक्टर बना दूंगा तुम्हें, तो भाई साहब तुम मुझे बता देना, मैं सारे अपने तीनों बच्चों को कहूँगा कलेक्टर बन जाएंगे। वो पड़ोसियों को भी बुला लूंगा, सबको बुला लूंगा, भाई कलेक्टर बन जाएंगे। तो क्या UPSC की पढ़ाई आसान है क्या? करना पड़ता है ना, 2-3 साल कंसिस्टेंट बिल्डअप करना पड़ता है पूरा, तब जाके मतलब थोड़ी डिफरेंट है, समझ लो। ऐसे ही IIT की है, मतलब ये इसमें बस एक ही चैलेंज है, रोज करना पड़ेगा। ये बात अपने पेरेंट्स को भी समझानी पड़ेगी। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको बोलो गूगल सर्च करे, IIT एडवांस का कट ऑफ निकाले, उनको बोलो मैथ्स का कट ऑफ निकाले स्पेशली, है ना, ताकि वो पढ़ेंगे ना। उनको एक्चुअल में क्या, हम लोग स्टार्टिंग में भी ये चीज़ समझाते हैं कई बार पेरेंट्स को कि भाई 10% नंबर आ रहे हैं, वो एकदम घबरा जाएंगे, कहेंगे 10% आ रहे हैं, है ना। लेकिन उसको अपन ऐसे सोचें 10% आ रहे हैं, शानदार है यार, है ना। स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 10% आ रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं कि फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स भी टफ है, 11th की, 12th की ईजी है, समझ गए तुम। मैं बार बार टफ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम मेंटली प्रिपेयर रहो, है? और तुम उसको करोगे ना अच्छे से। तुम दिमाग से मार्क्स और इतना समझ में आया नहीं, वो नहीं आया मेरे को, वहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या, वो सब छोड़ दोगे। सिर्फ तुम्हें घोड़े की तरह, वो घोड़ा ऐसे दौड़ता है ना, वैसे फिक्स करना पड़ेगा 2 साल तक, 760 दिन करना पड़ेगा, तब तुम इस एग्जाम को क्रैक कर दोगे। और क्रैक करने के बाद तुम कहोगे बहुत ईजी है यार, किसी क्वालिफाइड बच्चे से मिलना कुछ नहीं है यार, 2 साल पढ़ ले तू नॉन स्टॉप। वो एक ही एडवाइस देगा तुम्हें, तुम उसको कहोगे यार भैया कुछ टिप्स बता दो, या दीदी कुछ बता दो, कुछ नहीं है यार, 2 साल पढ़ ले हो जाएगा। UPSC वाले से मिल लो, कुछ नहीं है यार, 2-3 साल बस पढ़ लेना, ये सब हो जाएगा तेरा। तो वो प्रोसेस सिंपल वाला ही है, लेकिन वो सिंपल चीज़ करना ही टफ है। वो मैंने बताया था ना तुम्हें कि भाई जैसे एक एग्जाम्पल कि ये पेन उठाना है, तो कितने लोग उठा सकते हैं? सारे उठा सकते हैं। 10 मिनट उठा के रखना है, ज़्यादातर लोग उठा लेंगे ना। और फिर आधा घंटा, फिर इसको 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटे, 36 घंटे, फिर चैलेंजिंग होता जाएगा। काम तो ईजी है कि इसको उठा के रखना है, लेकिन जितना टाइम निकलेगा ना उतना वो चैलेंजिंग होता जाएगा। लेकिन अपन पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे ना, यार नहीं 36 घंटे उठाना है ऐसे, ठीक है, तो आप थोड़ा लंबा उसको खींच पाओगे आराम से। तो काम IIT वाला ईजी है। ईजी कब है? रोज करते रहो। तुमने मार्क्स देखने चालू किए, उधर क्या चल रहा है, वो कह रहा है मेरे को वहाँ समझ में आ रहा है सब कुछ। अरे मैंने कहा हो ही नहीं सकता। हो सकता है 1-2 महीने आए, मैं ये नहीं बोलता नहीं आए, 1-2 महीने आए, उसके बाद गारंटी है मेरी समझ में नहीं आने की, मतलब ये गारंटी नहीं है, आएगा उसको, दोनों जगह समझ में आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। लेकिन वो कह रहा है कि सब ईजी हो रहा है। तो ईजी कैसे हो रहा है यार? ऐसा हो ही नहीं सकता। शुरुआत के 2-3 टॉपिक में हो सकता है, 2 महीने ईजी, है ना। उसके बाद तो फिर चैलेंजिंग स्टार्ट होगा। और जब टफ लगे ना, नहीं हो रहा है, इसका मतलब सही तैयारी हो रही है। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है, मैराथन होती है ना, मैराथन पता है क्या होता है? शुरू में देखा कि मैराथन का एक वीडियो देखना कभी, शुरू में तुम देखना जो उससे भरे हुए भीड़ होती है एकदम ज़बरदस्त, ऐसा लगता है यार मतलब क्या, मतलब सब के सब जोशीले एकदम। तो शुरू में जब दौड़ स्टार्ट होती है ना, तो 1 किलोमीटर तक तो तुम्हें लगेगा ही नहीं, तुम्हें लगेगा सब के सब मैराथन दौड़ जाएंगे। मैराथन 1 किलोमीटर में 2, 4, 6 किलोमीटर तक भी नहीं होती, वो होती है 30 किलोमीटर के बाद। जब 30 किलोमीटर हो जाते हैं, जब बॉडी के कार्बोहाइड्रेट रिजर्व खत्म होने लगते हैं, हीट का इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, फिर आपकी बॉडी थक जाती है, मेंटली थकते हो, फिजिकली थकते हो, लिक्विड पूरा बॉडी से निकलने लगता है, तो आपका दिमाग है ना आप पे हैवी हो जाता है, फिजिकली भी हैवी, आप कर नहीं पाते। फिर लगता है कि अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, मैं बैठ जाऊँ, ये वो बहुत सारे थॉट आते थे। एक्चुअल मैराथन 30-32 किलोमीटर पे चालू होती है, और वो 32 से 35-36 के बीच में एक फेज होता है। अगर वो 3-4 किलोमीटर किसी ने निकाल दिए ना, 36 के बाद वापस वो पिक कर लेता है, उसको लगता है अभी 6 किलोमीटर ही तो है यार, आप तो इतने 36 हो गए, 6 ही तो बचे हैं। 42 किलोमीटर होती है फुल मैराथन, समझे आप। अब मैं तुमको यूँ कह दूँगी नहीं यार बहुत ईजी है मैराथन, आओ गार्डन में आओ टहलो, कि सर मैं तो टहल के आया गार्डन में शानदार, तो 1-2 किलोमीटर तो टहल ही सकते हो आप। मतलब अपने को कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है दूसरा। अगर है कोई तरीका तो मेरे को बता देना। बात समझ गए, है ना। टफ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, समझ गए, ठीक है। तुमको कोई चीज़ नहीं आया तो मैं एक सुपर टिप देता हूँ, है ना, जो बहुत सारे कोटा में बहुत सारे वेल नोन बाकी लोग भी फॉलो, कई बच्चे मेरे पुराने जो फॉलो करते थे उन्होंने बताया मेरे को। तुम एक काम किया करो, है ना, जैसे पहले बंसर क्लासेस के ज़माने में क्या होता था, कई बच्चे है ना सुबह भी क्लास करते थे, शाम को भी क्लास करते थे, है ना, एक ही टीचर की एक ही टॉपिक की।
तो वो पकड़ में आ जाते थे, है ना, कि यार तुम सुबह बैठा शाम को, जैसे सुबह रिपीटर बैच होते थे ना, उसमें तुम क्या किया करो, मतलब मेरी एडवाइस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है दूसरे लोग इससे सहमत नहीं हो, एक ही टीचर के लेक्चर 2 बार देखो, दूसरी बार स्पीड में देख लो उसको। तुमने एक बार देखा है ना, आपने समझ में आया ठीक ठाक, सेकेंड टाइम तुम्हें लगे यार ये चैलेंजिंग हो रहा है, मेरे को इतना आया नहीं है, वही लेक्चर वापस देखो, तो तुम देखना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहले से और बेटर हो जाएगी। ये तुम ट्रिक लगा के देखना, ये सब सब्जेक्ट नहीं लगाना है, ऐसा पता चले कि शाम को यहाँ क्लास कर रहे हो, अभी तो टाइम है, कर पाओगे, फिर आगे टाइम कम मिलेगा, तो ऐसा नहीं 4 घंटे यहाँ पढ़ रहे हो, 4 घंटे घर जाके वही सेम वापस देख रहे हो, खूब अच्छा लग रहा है। जो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो कि यार ये मेरे को थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, इसको मैं देखूंगा वापस, उसको स्पीड में फटाफट देख लिया, है ना। इतना भी स्पीड में नहीं देखना है कि मतलब पता ही नहीं चले क्या बोला, नॉर्मल वे में एकदम, है ना। तो तुम सोचो कि कोई पिक्चर हमने 2 बार देखी हो और फिर कोई हमको उसकी स्टोरी पूछे तो शानदार बताएंगे नहीं बताएंगे, देखो ऐसा हुआ था, उसमें बाहुबली आया था, उसने तलवार उठाई थी, ऐसा होता है ना, पूरा एक एक्सप्लेनेशन बढ़िया होता है। फर्स्ट टाइम में तो क्या होता हो सकता है इधर देख लिया उधर देख लिया, दिमाग कहीं और था, मन कहीं और था, होमवर्क नहीं किया, या बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मिस हो सकता है। मेरा ये मानना है कि चाहे थोड़ा मेरा जैसा एवरेज बच्चा भी हो, मैं 2 बार में तो समझ ही जाता हूँ, और 1 बार में समझ रहे हो तो बहुत शानदार है। बात समझे आप? तो ये मैंने जो शॉर्ट टेक्निक बताई है ना, इसको बताना नहीं किसी को, और बताओ तो मेरा नाम नहीं लेना है, मैंने पर्सनली बताई है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, घबराना नहीं है, 2 साल पढ़ लो, फिर अब जिनके भाई बहन पढ़े हुए हैं उनसे आप थोड़ा गाइडेंस लिया करो, क्यों, अपनी दीदी से बात किया करो, है ना, वो तुम्हें बताएगी, है, वो कहेगी यार, वो सेम जो मैंने बोला ना वही बोलेगी। फिर जब भी लो फील करो ना, उनसे वापस बात करना, उन्होंने बोला मैंने भी ऐसा फील किया था, है ना, सेम, मतलब एकदम लगेगा लास्ट टाइम, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है ना, वो भी लास्ट में घबरा जाता है एकदम, उसको लगता है मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। उस समय एक ही काम करना है, करते रहना है बस, है ना। अपन तैयार होते हैं एकदम, लेकिन वो अजीब सा वो माहौल बन जाता है ऐसा। तो बात करनी चाहिए ना। उस बच्चे ने जो मैसेज किया ना, अच्छी बात है, मैंने उसको नेगेटिव नहीं है, तुमको भी ऐसा कोई थॉट आए तो तुम ऐसा ना मैसेज कर सकते हो मेरे को। और मेरा जो फ़ोन नंबर व्हाट्सएप में दिया ना, वो इमरजेंसी नंबर है। इमरजेंसी मतलब समझते हो क्या होता है, कि भगवान ना करे कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा हो तुम्हारे साथ, तुम्हें लग रहा हो कि नहीं मेरी सर मदद कर सकते हैं, तो मुझे तुम कभी भी 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हो। रात को तो वैसे ही फ़ोन बंद रहता है, तुम कॉल करके देख लेना, ठीक है। समझ गए? इमरजेंसी का मतलब समझते हो? इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये इमरजेंसी है। अरे मार्क्स तो मैं अपने और अपने फैमिली के नहीं देखता, तुम्हारे कहाँ से देखूंगा मार्क्स, है ना। मैं कभी हो जाए ना कोई, भगवान ना करे कि रोड पे एकदम से पर्स चोरी हो गया और तुम्हें ऑटो में जा रहे हो, 10 रुपये चाहिए, ये इमरजेंसी है कि सर वो 10 रुपये भिजवाना ज़रा, ठीक है ना, ये इमरजेंसी है। ऐसे नहीं आज खाना ज़्यादा खा लिया सर, टहल रहा था, सोचा आपसे बातें ही कर लूँ। बात समझे? इमरजेंसी एक कॉन्फिडेंस रहता है ना भाई, नए शहर में, पुराना नए शहर में कोई जान पहचान वाला। घबराओ मत यार, तुम करो कुछ ना। और इंजीनियरिंग वालों को इतना बढ़िया, नीट वालों के साथ तो क्या बहुत खतरनाक सिचुएशन है उनकी तो क्या है कि या तो डॉक्टर बनेंगे और या फिर नहीं बनेंगे, है ना। और डॉक्टर में वो गवर्नमेंट की सीटें हैं उनकी, और इतना हाई स्कोरिंग एग्जाम, वो इजी पेपर आता है एकदम, 720 में से 640 में तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। तो 700 मतलब समझ लो आप, बच्चा थोड़ा भी 15-20 मिनट भी एग्जाम इधर उधर हो गया तो वो गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज में आ गया। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा है, पता नहीं कितनी फीस है, 20 लाख 25 लाख कितनी है, 1 करोड़ रुपए पूरे MBBS के लगते हैं ना। हाँ, तो 1-1.5 करोड़ रुपए आदमी कहाँ से लाएगा। और प्राइवेट कॉलेज वाले तो एडवांस में लेते हैं फीस भी, है ना, फीस अगले साल की भी एडवांस में ले लेते हैं कि पता नहीं बाद में ये आए कि नहीं आए। तो वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ हर किसी के बस की नहीं है। तो वहाँ वो बच्चा क्या करता है फिर, और प्लस उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वो तो पता नहीं क्यों दे रखे हैं, मल्टीपल वो तैयारी करता ही रहता है, 3 साल 4 साल 5 साल, जबकि 1 या 2 ऑप्शन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि वो भी मेंटली तैयार हो जाए कि मेरा ये नहीं हो रहा है, कुछ और करूँगा, है ना। इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद दूसरा उससे B फार्मा और वो दूसरे कॉलेजेस है ना, मतलब वो डॉक्टर नहीं बन पाता है। तुम्हारे केस में क्या है, इंजीनियर तो पक्का बनोगे, गारंटीड। मतलब अपन है ना उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे कि यार हम इंजीनियर बनेंगे, है ना। IIT से बनोगे, NIT से बनोगे, IIIT से बनोगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस से बनोगे, IISER वगैरह उससे बनोगे, और कौन से कॉलेज होते हैं, बिट्स से बनोगे, और भी प्राइवेट अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये SRM है और क्या नाम है उसका, VIT वगैरह है ना। स्टेट गवर्नमेंट में भी कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बॉम्बे में पूना साइड में बहुत अच्छे से कॉलेजेस हैं,
है ना। बेंगलोर में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत रेपुटेड कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, कहीं ना कहीं तो यार इतने हमने बुरे थोड़ी काम किए कि हमें कहीं मिलेगा ही नहीं कुछ, कुछ तो हमको मिलेगा ना, हम गारंटेड इंजीनियर बनेंगे। कितने हम मतलब फॉर्चुनेट है। सोचो उस नीट वाले बच्चे की बेचारे की, वो तो मतलब आर पार की लड़ाई खेल रहा है, और प्लस वो क्वालिफाई भी हो जाएगा, उसके बाद वो मेहनत कर, वो एक्चुअल में नीट के बच्चे ना देश सेवा कर रहे हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, फिर डॉक्टर को पब्लिक ही सुनते रहते हैं, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है। डॉक्टर के पास कौन आदमी जाता है, दुखी तो जाता है। तो मैं सोचता था ये डॉक्टर इतने रूड क्यों होते हैं, मेरे समझ में आ गया, उनको तो रोज का काम है। रोज को याद है वो अपनी सुनाने लगता है, मेरे तो आँख दिख रहा है, मेरे को तो लाल दिख रहा है, तो लाल है तो लाल ही दिखेगा ना भाई। और डॉक्टर साहब कल यहाँ दुख रहा था, आज यहाँ दुख रहा है। अरे तो कोई बात नहीं, टेढ़े मेढ़े सो गया होगा। वो सुनते ही नहीं है, उनको पता है इन्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे किया और उसको भेज दिया। और तुम्हारी ज़िंदगी कितनी शानदार है, किसी की सुननी ही नहीं है। एक तुम्हारा बॉस होगा, उसकी सुननी है ना, उसको भी अवॉइड किया तो सुननी ही नहीं किसी की। और कोई इमरजेंसी नहीं, डॉक्टर के केस में इमरजेंसी होती है ना भाई। डॉक्टर इमरजेंसी, मेरा ब्रदर है डॉक्टर है, मैं उसको देखता हूँ ना, वो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है पूरा, तो वो है ना फ़ोन ऑन रख के सोता है, मतलब उसका फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है, उसको कभी भी फ़ोन आ जाते हैं। मतलब वैसे तो हॉस्पिटल में एडमिशन संभालता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना हॉस्पिटल पे कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया, तो डॉक्टर फ़ोन कर देंगे, आ जाओ सर अटैक हो गया है। तो उसके बाद ये सोचने का टाइम नहीं होता कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, वो तो तुरंत जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है पूरा, है ना, तो फिर वो अपने आदमी लेके जाता है, मतलब समझ रहे हो। एक बार प्लस कई बार होता है कोई वीआईपी आ गया, है ना, आप स्टेट के अच्छे हॉस्पिटल में हो, बड़े हॉस्पिटल में हो, कि आपके चीफ मिनिस्टर का भांजा आ गया या डिप्टी सीएम आ गया, कोई बड़े जज का बच्चा आ गया, वो बोला ऐसा बच्चा है, क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट आ गया, तो उसको तुरंत जाना पड़ता है ना। या वो हाई वीआईपी आदमी नाराज़ हो जाएगा तो हॉस्पिटल का नाम खराब होगा ना यार। तो मैं देखता हूँ यार, मतलब बहुत दया आती है मुझे तो यार। वो फ़ोन बेचारा हमेशा लेके सोता है, और वो ऐसा बंदा है जो ज़िंदगी में मतलब क्रिकेट ही खेला है, वो हमेशा खेलने में बहुत मस्त रहता है। अब उसका जॉब ऐसा हो गया कि अब उसको फ़ोन ऑन रखना पड़ता है। और मैं जब घर पे हम साथ में होते हैं, मेरा तो फ़ोन ऑन रहता है, रात को बंद कर लेता हूँ। कोई इमरजेंसी थोड़ी आएगी अपने भाई, तुम्हारे साथ क्या होगा, ऑटो वाले के 10 रुपये तो देने हैं, कल दे देंगे, है ना। डॉक्टर की कैसे है, तो डॉक्टर तो देश सेवा करता है। हमारा तो मतलब इतना बढ़िया कैरियर है, 4 साल की बीटेक, 1-2 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो तुम्हारा दोस्त जो डॉक्टर बन रहा होगा ना, वो एमबीबीएस की डिग्री लेने जाएगा, और तुम तो जॉब सेटल करके शादी कर रहे होंगे, समझ रहे हो। फिर तुम तो अपने बच्चे को स्कूल लेके जाओगे, तब वो जाके एमडी कर रहा होगा, बोलेगा यार तो शादी वादी अभी हुई नहीं यार, अभी एमडी कर रहा हूँ पूरा। क्योंकि 6 साल, फिर 2 साल तैयारी, फिर 3 साल एमडी, 11 साल। तो डॉक्टर जब भी मिले उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, वो देश सेवा कर रहा है, वो पैसे नहीं कमा रहा है। और जो इंजीनियर मिल रहे समझ लेना कि वो हर तरीके से पैसे कमाने में जुटा हुआ है एकदम। जॉब भी कर रहा है, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट भी ले रहा होगा, है ना। जॉब तो टाटा में कर रहा है, प्रोजेक्ट विप्रो के ले रहा है शाम को, कि भाई 2-4 लाख वहाँ से भी कमा लो। बुरा ही नहीं है, ज़्यादा मेहनत करके आदमी कमाएगा, समझ रहे हो। तो जल्दी है ना, तो और 2 साल पढ़ लो, फिर अच्छा रहेगा, बढ़िया। एआई चलाना सीख जाओ, बस काम हो गया तुम्हारा। अब आगे लिखो, आगे बढ़े। वैसे भी तुम यार इतने बढ़िया गुड लुकिंग दिखते हो, स्मार्ट हो, कोई दिक्कत है नहीं कुछ। और किसी को अगर मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती भेजा हो ना, तो ये सही नहीं है, उनको समझा देना भाई। तो कई बार ऐसा भी होता है, मम्मी पापा जोश में आगे भेज रखा हो, तो उनको फ़ोन ला के बोलना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ पापा, कुछ और देखते हैं। कोई बुरा ही नहीं है, आप अपने मन से आए हो तो मन से ही करना है बस। छोटू समझ रहे हो, किसने भेजा तुमको? पापा ने भेजा है, मम्मी ने भेजा? तुम्हारा आने का मन नहीं था ना बिल्कुल? अच्छा, पापा ने पिच किया, लेकिन तुम्हारा आने का मन था या नहीं था? अच्छा, तुम्हारा मन था, पापा ने सपोर्ट किया मतलब। अच्छा, ज़बरदस्ती नहीं भेजा ना, कि ऐसा नहीं कि आप घर पे बदमाशी करता है चलो कोटा ही भेज दें, वहाँ जाएगा। क्या हमें परेशान करता है, वहाँ भेजते हैं, वहाँ कुछ परेशान नहीं करेगा। चलो आगे लिखो, कॉम्प्लेक्स लोकेंट। अच्छा ये बताओ, कॉम्प्लेक्स लोकेंट कैसे पहचानते हैं बताओ? ये स्टेट चेन है ना, अगर मैं यहाँ मिथाइल लगा दूं तो बताओ ये सिंपल लोकेंट है कि बताओ ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट? सिंपल लोकेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक और मिथाइल लगा दूं तब सिंपल है कॉम्प्लेक्स है? ये भी सिंपल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ एक लोकेंट लगाऊं जो कि ब्रांचिंग कर रहा हूं, तो इसमें कितने कॉम्प्लेक्स लोकेंट हुए? एक, ये वाला।
हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट है? यानी हमारा जो लोकेंट है ना उसके अंदर साइड चेन बननी चाहिए। यानी लोकेंट में अगर हम चेन सेलेक्ट करें वहां पे भी कोई साइड चेन बन रही है तो वो हमारा कैसा लोकेंट हुआ? कॉम्प्लेक्स। जैसे ये बताओ, ये इथाइल कैसा लोकेंट है? और अगर मैं यहां ये बनाऊं तो सिंपल 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 सिंपल। अब लोकेंट नहीं रहेगा, वैसे ही है, चेन चेंज हो जाएगी ना भाई। अब तो चेन ऊपर वाली हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब नीचे वाला लोकेंट बन गया। अब मैं यहां एक मिथाइल लगा दूं तब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बात समझ गए? ठीक है। तो तुमको सिंपल और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक टेबल बनाओ, कॉम्प्लेक्स के लिए एक टेबल बनाएंगे। यहां लिखो आप लोकेंट, कॉम्प्लेक्स लोकेंट। यहां लिखना है आपको कॉमन नेम और यहां लिखना है IUPAC नेम। लिख लिया? अच्छा, जैसे हमारे पास ये लोकेंट है ना, ऐसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट है, इसको अपन कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स लोकेंट को? ये जैसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ना लॉन्गेस्ट चेन। तो बताओ हमारा कॉम्प्लेक्स लोकेंट कहाँ लगा हुआ है? 5 पे। तो कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं? 5 हाइफन एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट में उसका नाम लिखेंगे। तो जब भी कॉम्प्लेक्स होगा उसके ब्रैकेट में लिखेंगे उसको और बाहर उसका नंबर लिख देंगे। यानी 5 पे हमारा कॉम्प्लेक्स लोकेंट लगा हुआ है। ये बात समझे आप? ठीक है। अब एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फेमस लोकेंट है, इनके कुछ के कॉमन नेम याद रखने हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आइसोप्रोपाइल का नाम कैसे लिखना है? देखो नाम कैसे लिखना है, जब भी ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट होगा ना, कॉम्प्लेक्स लोकेंट में भी नंबरिंग करनी है अपने को। और नंबरिंग कहां से करनी है? जो ये प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ है, ये प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। यानी आपको कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग करनी है। नंबर 1 किसको देना है? जो सीधा स्ट्रेट चेन से लगा हुआ है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है बताओ? मिथाइल लगा हुआ है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मतलब ये ऐसा समझ सकते हो कि ये कोई प्रिंसिपल चेन है जिससे ये पूरा का पूरा ये लोकेंट लगा हुआ है। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 कार्बन, 2 इसको दें या उसको दें, किसी को भी दे दें, ये बनेगा 2। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे IUPAC में? 1 पे क्या लगा है बताओ? मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 2 की। तो इसको लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। लिखो इसको एक बार, पहले लिखो एक बार। ये लोकेंट है, मतलब ये चीज कहां लिखी जाएगी? 1 मिथाइल इथाइल, ये यहां इस ब्रैकेट में लिखी जाएगी। PC का मतलब क्या है? प्रिंसिपल चेन। तो ये कॉमन नेम याद रखो आप, आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही ज्यादा अगर मैं इसमें एक कार्बन और बढ़ा दूं ना, प्रोपाइल मतलब होता है 3 कार्बन। अगर मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। अब तुम मुझे बता सकते हो कि इसका नाम कैसे लिखेंगे? हाँ, ये पूरा का पूरा किसी प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ होगा, तो पहले तो उस प्रिंसिपल चेन के कार्बन का नंबर लिखेंगे, पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे ना इसको। तो अब आपको है ना लोकेंट के अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन लेना है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया आइसोब्यूटाइल का? 2 मिथाइल प्रोपाइल। लिखो जरा, 2 मिथाइल प्रोपाइल।
ऐसे ही अगर ये कार्बन मैंने आगे शिफ्ट कर दिया ना, आगे अगर हमने शिफ्ट कर दिया यहां पे, तो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये कार्बन, प्रिंसिपल चेन को भूल जाओ, ये कितने डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री, और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 2 डिग्री हैविंग 4 कार्बन। अब बताओ इसका आईयूपीसी नेम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये पूरी चीज किस में लिखेंगे अपन? ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? नंबर, जिससे ये लगा हुआ होगा। समझे आप? क्या आइसोमर? आइसो इसका कॉमन नेम, स्ट्रक्चर का आइसो कॉमन नेम है। कॉमन नेम जैसा होता है ना, जैसे अपन छोटू को छोटू बोलते हैं, है ना? छोटू, गोलू, मोटू, प्यारू, नड्डू, ऐसे। वो अलग रीजन है, उन किसी के सोर्स, स्ट्रक्चर, बहुत सारे रीजन है। पहले लिखो इनको, 2-3 बार लिखो, उससे हो जाएगा ये। 4-5 कॉमन नेम है फेमस, वो याद रखने हैं। आइसोप्रोपाइल याद रखा तो आइसोब्यूटाइल वैसे ही याद हो गया। प्रोपाइल से ब्यूटाइल मतलब एक कार्बन बढ़ाना है, और सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब इसको 2 डिग्री करना है, इस मिथाइल को आगे लेके आना है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। तीनों लिख लिए, आगे बढ़े। अब 4th वाला लिखो। 4th में आपको ये कितने डिग्री का कार्बन नजर आ रहा है? प्रिंसिपल चेन को छोड़ दो, ये कितने डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री, और टोटल कितने कार्बन है? 4। तो इसका एक कॉमन नेम है। 3 डिग्री मतलब टर्सरी, और 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। अब बताओ इसका आईयूपीसी में इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 और 2 कोई भी चेन ले सकते हैं ना, आइडेंटिकल है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। कॉमन नेम को ध्यान से, आइसोप्रोपाइल एक याद कर लो, बाकी फिर धीरे धीरे उसको ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपन 4 डिग्री कार्बन ले लेना, तो इसका भी एक फेमस कॉमन नेम है, याद रखना है अपने को। 4 डिग्री वाले का नाम है नियोपेंटाइल। क्या तुम इसका आईयूपीसी नेम बता सकते हो? ये 1, 2 and 3 क्या लिखेंगे बताओ? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्या भाई, लव कुछ समझ में आया? आइसो यूनिट है ना, यूज होती है आगे, उसके नॉमेनक्लेचर से फेमस हो गया वो, इसलिए उसको सेक प्रोपाइल कुछ नहीं होता है। इनके पीछे सबके अलग रीजन है कॉमन नेम के। ये 5 बहुत सारे कॉमन, ऐसे ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होता है ना? लेकिन आईयूपीसी ने सबके नॉमेनक्लेचर कर दिए, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा यूज होने लगे ना कि उनका कॉमन नेम को मतलब आना चाहिए अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन का आईयूपीसी नेम क्या है?
साइक्लोहेक्सा, बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? साइक्लोहेक्सेन, 3 पाई बॉन्ड है ना, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईन, ये नहीं है। बेंजीन का आईयूपीएसी नेम है बेंजीन। वो इतना फेमस है ना, तो उसका जबरदस्ती नया नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फेमस मॉलिक्यूल के कॉमन नेम को भी आईयूपीएसी मान लिया जाता है। अब जैसे मैं अगर नॉमेनक्लेचर करूंगा ना, तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों करेक्ट है। जब किसी का नॉमेनक्लेचर करोगे तो कॉमन नेम भी सही नाम है उसका और आईयूपीएसी नेम भी सही है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देना है? आईयूपीएसी को प्रेफरेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा भाई इसका नॉमेनक्लेचर करो, ये रहा, तो हम इसका कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करेंगे ना। तो ये हमारा लोकेंड किस कार्बन पे लगा है? 5th पे लगा है। तो हम क्या लिखेंगे? 5, फिर ब्रैकेट में आएंगे, ब्रैकेट में ये 1 2, क्या नाम होगा बताओ? 1 मिथाइल इथाइल, और ये पूरा कितने कार्बन है? 10। तो इसका नाम क्या? डेक, डेकेन। ये आईयूपीएसी नेम हुआ या कॉमन नेम हुआ? आईयूपीएसी नेम। इसका नाम, इसको हम बोलेंगे ये आईयूपीएसी नेम हुआ, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर हुआ। अब मैं बोलूं इसका कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम क्या होगा? 5 आइसोप्रोपाइल डेकेन। और अब मैं पूछूं कि भाई इन दोनों में से करेक्ट नॉमेनक्लेचर कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे? आईयूपीएसी को। जैसे मान लो सिंगल चॉइस क्वेश्चन में पूछे तो हम आईयूपीएसी को करेक्ट करेंगे, समझे आप? मोर देन 1 में पूछे तो वो लैंग्वेज में क्लियर पूछेगा कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस या राइट नेम ऑफ दिस। नेम में तो कोई भी नाम सही हो सकता है। तो कौन से नेम को प्रेफरेंस देना है हमको? आईयूपीएसी नेम इज प्रेफरेंस ओवर कॉमन नेम। लिखो इसको, एक दो बार लिखता आएगा। नोट किया सब लोगों ने? आगे बढ़े। ऐसे अगर मैं आपको इसका नाम लिखने को बोलूं, पहले आपको इसको कॉम्प्लेक्स लोकेंड को नंबर करना पड़ेगा ना, किस कार्बन पे लगा है ये। दोनों से सेम ही नंबर आ रहा है ना, कि अलग अलग आ रहा है? 6 7 8 9 10, उधर से 5 और इधर से 6 आ रहा है ना, ठीक है, ये 8 है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 और 2 है, तो 5, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताओ? 1 1 डाइमिथाइल इथाइल डेकेन।
थर्ड वाले का नाम लिखना। क्या भाई दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? सबने लिख लिया नाम? क्या नाम लिखा? ये पहले आपको चेन सेलेक्ट करनी है ना? तो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी बताओ? 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। और फिर मैं यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 6, ये भी तो 6 कार्बन की चेन है। तो कौन सी चेन लेंगे? ये वाले, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ लोकेंट है ना। तुमने ये चेन इसलिए सेलेक्ट कर ली, हम कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं मतलब उसको कॉम्प्लेक्स अलग कर दोगे, ऐसा थोड़ी करेंगे, पहले चेन सेलेक्ट करेंगे ना। तो अगर सेम कार्बन की चेन है तो कौन सी लेते हैं? ज्यादा लोकेंट। अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं तो एक ही लोकेंट है, और ये वाली चेन लेता हूं तो 3 लोकेंट है। तो ये सिंपल है, इसका नाम क्या है? 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो चेन सिलेक्शन देखना है पहले, है ना। वो मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स करवा रहा हूं मतलब थोड़ी बाय डिफॉल्ट तुम मान रहे हो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। और ऐसा भी कुछ कोई रूल नहीं है कि नहीं हम तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नाम लिखते हैं, छोटे तुम लिखते ही नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, डाई ट्राई टेट्रा को हम अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। वो स्टेटमेंट है फॉर सिंपल लोकेंट। अगर कॉम्प्लेक्स लोकेंट है ना, तो कॉम्प्लेक्स में आप डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करना है। ये आप लिख लो। जैसे मान लो ये डाई मिथाइल है, ये मतलब सपोज करो ये पूरा एक नाम है, इन दोनों को ये पूरा एक नाम है ना। इसका कंपैरिजन अगर मैं इथाइल से करूं, मान लो कि इसमें एक लोकेंट एक इथाइल भी लगा है फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं इथाइल को पहले लिखूंगा या डाई मिथाइल इथाइल को पहले लिखूंगा? डाई मिथाइल को। जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना उसको अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करते हैं। जो मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स को अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करना है, और ब्रैकेट में लिखा उसको अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करना है। एक ही बात हुई ना, कॉम्प्लेक्स के लिए है बेसिकली। तो आप एक छोटा सा नोट लिखो कि इन कॉम्प्लेक्स लोकेंट नहीं, पहले डाई ट्राई टेट्रा की बात करें। इन कॉम्प्लेक्स लोकेंट डाई ट्राई टेट्रा are considered in alphabetic sequence. In complex locant, di, tri, tetra are considered in alphabetic sequence. इसका फोर्थ का बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? स्टेट है ना। इसमें तो स्टेट चेन कितने कार्बन की हो रही है? 9 की हो रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये एक सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ना। तो बताओ इस पूरे को कॉम्प्लेक्स वाले को क्या लिखेंगे? इसका भी तो अंदर हम नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3। तो बताओ पहले क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल लिखेंगे या 2 मिथाइल प्रोपाइल लिखेंगे? फोर्थ पे जो लोकेंट लगा है उसका नाम क्या है? 4 मिथाइल। और ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट का नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो मिथाइल पहले लिखना है या मिथाइल प्रोपाइल पहले लिखना है? वो रूल था ना अपना, कुछ नहीं को पहले लिखना है, कुछ नहीं को पहले लिखना है। इसका नाम क्या हुआ फिर? इसका नाम हुआ 4 मिथाइल
फिर क्या आगे क्या लिखेंगे बताओ, 5, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। कितने कार्बन है, 9, तो लिखेंगे नोनेन। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इतनी करनी है ऑटोमेटिक हाथ जब चले तो सही चले। गाड़ी चलाते ना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना। आज का तो इतनी प्रैक्टिस हो गई, लोग है ना गाड़ी चलाते वक्त फोन वीडियो देखते रहते हैं। पहले तो फोन पे बातें करते रहते हैं, आज का है ना फोन चलता रहता है कई लोगों का, तो बहुत खतरनाक मामला है। क्यों दिव्या, देखा नहीं तुमने हमारे हरियाणा में? मैं यहाँ साइकिलिंग करने जाता हूँ ना सुबह, ट्रैक्टर पे आज एक बंदा आ रहा था सुबह सामने रॉन्ग साइड से। एक तो अपने इंडिया में साइड और रॉन्ग साइड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ से रोड शुरू हो जाए वहीं से शुरू हो जाते हैं लोग। तो रॉन्ग साइड से आ रहा ट्रैक्टर फुल स्पीड में, और आगे उसने से मोबाइल लगा रखा है, उस पर वो देख रहा है, हाँ, और वो जोर जोर से गाने चल रहे हैं उस पर, और मोबाइल भी देख रहा है, गाने भी चल रहे हैं, और रॉन्ग साइड में ट्रैक्टर भी चला रहा है। और हम लोग आ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों साइकिल पे थे। मैंने उसको बोला ऐसा करते हैं अपन नीचे उतर जाते हैं रोड से, क्योंकि ये तो भाई साहब रॉन्ग मतलब मान रहा है कि सामने अपना आप हट जाएंगे। तो आज बड़ी एक शानदार चीज़ हुई। मैं रोज़ जब साइकिलिंग करने जाता हूँ ना, तो मैंने सोचा यार आज है ना साइकिलिंग की स्पीड बढ़िया आनी चाहिए। तो आज सुबह में निकले हम लोग 5:30 बजे, है ना, शानदार। आज मैं मन बना के गया, जब मैं घर से निकला ना, मैंने कहा आज मैं बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा। वैसे एफर्ट लगाने नहीं थे, संडे वनडे जो लॉन्ग होता है ना उसमें एफर्ट कम लगाने होते हैं, लेकिन मैं आज है ना, जो मेरे टीचर ने बोला, मैंने कहा यार वो तो बोलते रहते हैं, मैं आज अपने हिसाब से करूँगा। तो मैंने कहा आज शानदार स्पीड लानी है। तो जैसे ही मन बनाया ना मैंने, तो जाते वक्त ऐसे पहाड़ है ना, हिल है, यहाँ से चित्तौड़ जाते वक्त बहुत मतलब टफ है वो, है ना, और हवा भी सामने वाली होती है। तो मैं जाते वक्त तो रोज़ चैलेंजिंग होता ही है, लेकिन आते वक्त ईजी था क्योंकि डाउन हिल था और प्लस हवा भी थी। लेकिन उसको भी मैंने टफ बनाया। उसको टफ कैसे बनाया, साइकिल के अंदर 11 गियर होते हैं ना, तो मैंने उसका गियर नीचे ले लिया, नीचे मतलब वो और टफ चलती है ऐसे। तो पूरे शानदार 3 घंटे 40 मिनट साइकिल चलाई ज़बरदस्त, और मेरी स्पीड आई, किलोमीटर हुए मेरे 96.80, ये आज के किलोमीटर हुए 96.80, यानी 97 हो गए ऑलमोस्ट, है ना। और मेरी स्पीड आई है 26.4, जबकि इसके पहले मेरी स्पीड आती थी 24। और पता मैंने 15 दिन पहले सोचा था, मैंने कहा यार है ना 2 महीने बाद मेरी स्पीड 10% बढ़ जानी चाहिए। इतनी मेहनत करेंगे कि 10%, कई बार सितारे साथ होते हैं ना यार, एकदम से घर आके देखा 26.4, शानदार खुशी का माहौल हो गया एकदम। तो ऐसा मतलब यार एक पॉइंट बन भी बढ़ता है तो खुशी होती है ना यार। तो है ना, कभी कभी है ना, मतलब कभी कभी खुद को चैलेंज करना इजी रहता है। अगर मैं रोज ऐसा करूंगा ना तो कहीं ना कहीं इंजरी आ जाएगी उसमें, समझ गए तुम। अब मैंने प्लान बनाया है कि 28 की एवरेज स्पीड लानी है आने वाले 2 महीने के अंदर, मई जून, है ना, जून लास्ट तक। ये तुमको इसलिए बोला हूँ ताकि मैं और कमिट हो जाऊँगा, है ना। और प्लस फ़ायदा क्या होता है, जो इवेंट होता है ना, अगर वहाँ हल्की ठंड हुई, जैसे यूरोप वगैरह में यहाँ पे ठंड हुई, तो यहाँ अपन तैयारी किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, 35, 38, 40, और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा 24, 25 या 20, 22। तो इवेंट वाले दिन ऐसा लगता है कि यार मतलब सुपरमैन हूँ मैं, क्योंकि आप साइकिल ऐसे चला के आए हो, आराम से चलती है एकदम, है ना। आप मतलब खुद को जब ट्रेनिंग में है ना चैलेंज करते हो ना, तो इवेंट वाले दिन बहुत शानदार फील होता है, एकदम लगता है मेहनत कर ली। ऐसा ही तुम्हारा IIT का एग्ज़ाम है, पहले इतनी मेहनत कर लो, IIT के एग्ज़ाम वाले दिन ऐसा लगना चाहिए क्या है, मतलब यार मैं ही हूँ सब कुछ, क्या सवाल मतलब उठ के आ रहा है ऐसे, अच्छा ये है क्या। पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही वो बोल्ट है ना अपना, बोल्ट हुसैन बोल्ट का स्टेटमेंट सुना आपने कभी? वो बोलता है मैं रेस डे को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं उसके पहले खुद को इतना सफ़र कराता हूँ, इतनी तैयारी करता हूँ कि मतलब हो जाता है मेरा। मैं रेस डे वाले दिन एफर्ट नहीं लगाता, उस दिन तो मेरा मतलब एंजॉय वाला दिन होता है कि आज तो बस तैयारी हो चुकी है। ऐसे ही MS धोनी का नाम सुना आपने? उसका स्टेटमेंट सुना आपने? वो हमेशा क्या बोलता है,
वो बोलता है मैं ये नहीं सोचता कि मैच में रिजल्ट क्या होगा, वो क्या होगा, मैं पूरे प्रोसेस पे फोकस करता हूँ कि जब ट्रेनिंग होता है ना, कैंप लगता है ना क्रिकेट के, उस समय कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या बॉलिंग करनी है, पूरा प्लानिंग करता हूँ, उस प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। जिस दिन मैच होता है उस दिन तो मैं कूल रहता हूँ एकदम, और तुमने देखा होगा वो सुपर कूल रहता है एकदम। एक वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, वो पहली बार जब वर्ल्ड कप जीते, वो क्वार्टर फाइनल था शायद, है ना, शायद 10-11 2010-11-12 की बात होगी, 11 की है ना, वो मेरे को याद है। क्वार्टर मैं अपने होम टाउन में था, तो मेरे से है ना, मतलब मैं इतना घबरा गया, मेरे से देखा नहीं जा रहा था कि अब मुझे लगा हार जाएंगे। मैं उठ के ना, मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे घर था हमारा, तो मैं बाहर टहलने लग गया। फिर वो जोर से आवाज़ आती ना, भाई चिल्ला रहे हैं, मतलब चौका छक्का लगा, वापस आके देखा, अच्छा ठीक है। मतलब मैं उस मैच को देखने के लिए घबरा रहा था। मैं सोच रहा था यार, जो खेल रहा है बंदा वो कैसा होगा यार, और वो इतना कूलली खेल रहा था क्योंकि उसने पूरे प्रोसेस में अपने आप को डेवलप किया। वैसा नॉर्मल आदमी होता था, क्या, घबरा जाता, हाथ पाँव हिलने लग जाते, बैट ऐसा ना, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, कांपने लग जाते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ो, फिफ्थ के बारे में बताओ। आपको लगता है फिफ्थ वाले का नाम तो लिख ही देंगे भाई। ये साइक्लिक में 1 हमेशा वही रहेगा ना, इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक एल्केन में 1 तो वही रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। तुम मेरी साइकिल वाली बात झूठ तो नहीं समझ रहे हो ना? क्लास के बाद आना, मैं अभी एक वॉच दिखाऊंगा यार, और हाँ, इस वॉच में तुम वो नहीं कर सकते, मतलब डेटा चेंज नहीं कर सकते भाई। आप साइकिल चलाओगे तभी। हाँ एक काम ये कर सकते हो, साइकिल का मोड करके गाड़ी चला लो, वो कर सकते हो। लिख लिया पूरा? ये सब मैं इसलिए करता हूँ यार, तुम लोग मोटिवेट हो भाई। तुम्हें लगना चाहिए ना यार, एक मतलब 47-48 ईयर का आदमी, मतलब वैसे एज को मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है ना, वो कर रहा है, तो तुम तो यार इतने एनर्जेटिक हो, गुड लुकिंग, स्मार्ट, मतलब क्या नहीं है तुम्हारे पास, बस एक मन है, उसको सही बनाना है। बच्चों को परेशान देखता हूँ ना, मेरे को अजीब सा लगता है। मैं सोचता हूँ यार, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है इनके अंदर। चलो एक बार नाम लिखो स्पीड में इनके। मैं सभी साइक्लिक में एक एक कॉम्प्लेक्स लोकेट लगा रहा हूं, ताकि एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चेन में एक और चेन घुस जाए, मतलब एट में इधर ऐसे बन जाए यूं, उस वाला मतलब जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये वाला, हाँ, उसके इस साइड पे एक और अगर क्रॉस पड़ जाए, ऐसे एक और क्रॉस लगा दें, भी लगाते हैं। चलो मतलब तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसे ये 5 मेंबर है, कुछ भी हो सकता है वो, तो आपने को करना क्या है, चेन सेलेक्ट करनी है। किसके अंदर? लोकेंट के अंदर भी चेन लेनी है, और पहला कार्बन कौन सा होगा जो प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ होगा, उसे चेन सेलेक्ट करो, बाकी सब लोकेंट बन जाएंगे।
ट्राई करो देखो। 6, 7, 8 हो गए। 6 का नाम क्या लिखोगे बताओ? 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये लिखोगे ना भाई। 7 का नाम क्या होगा? 1, 2 and 3, ये होगा ना। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, है ना। अब 8th में आपको बस अपना कॉम्प्लेक्स लोकेंड है तो डायरेक्टली अटैच कार्बन को 1, फिर 2 एंड फिर 3। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। दो कॉम्प्लेक्स लोकेंड हो ना तो दोनों का आप अलग नाम लिख सकते हो। जैसे ये इसका नाम होगा 1 डाइमिथाइल इथाइल, ये होगा ना। इसका नाम क्या होगा बताओ? मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, है ना। अब बताओ 1 किसको देंगे? डाई को। ये तो नंबर तो टाई हो गया ना, तो अब अल्फाबेटिक सीक्वेंस में जो पहला आएगा उसको देंगे, और कॉम्प्लेक्स में डाई को काउंट करना है तो ये 1 हुआ और ये 3 कार्बन हुआ। अब इसका नाम क्या हुआ बताओ? पहले लिखेंगे 1, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1 डाइमिथाइल, वेरी गुड। फिर क्या लिखोगे? इथाइल, फिर ब्रैकेट, फिर 3 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या भाई अपूर्व समझे? अब 11th वाला समझ गए कैसे करेंगे? क्या भाई तुमने पूछा था ना, समझ गए कैसे करेंगे? हाँ, अच्छा 10th में क्लोरो पहले आएगा या मिथाइल इथाइल? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो, फिर 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। इलेवेंथ वाले का नाम समझे कैसे करेंगे? बस अपना तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स लोकेंड है, तो इसको नंबर 1 दो। हाँ, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये वाली चेन सेलेक्ट हो गई ना। तो इसका नाम क्या हो गया? 1,1 2,2 टेट्रामिथाइल साइक्लो पेंटेन। नाइन्थ वाला क्या हुआ? अच्छा हाँ, टेट्रामिथाइल के बाद प्रोपाइल आएगा ना। हाँ, टेट्रामिथाइल प्रोपाइल। अच्छा 9th वाला, 9th में देखो पहले अपनी भाई मेन चेन तो साइक्लोहेक्सेन हुआ। अब अपने पास ये 2 लोकेंड लगे हैं ना, तो इसका नंबर 1, 3 करेंगे तो नंबर्स में टाई हो गया। तो नंबर्स में टाई हो गया तो कैसे देखते हैं? अल्फाबेटिक सीक्वेंस। तो इसका मैंने नाम क्या होगा? इसका नाम डाई मिथाइल इथाइल, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल इथाइल। तो डाई को काउंट करेंगे ना कॉम्प्लेक्स में, तो इसको नंबर 1 आएगा। अपने को 1 डिसाइड करना था ना। नीचे डाई होता मतलब नीचे डाई के बाद क्या होता? हाँ तो होने दो ना, फिर जो कॉमन होगा वो हटा देंगे। सिंपल रूल है, जो कॉमन है वो हटा देंगे बस। जहां पे पहला डिफरेंस आएगा वही से नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों डाई मिथाइल इथाइल होते तो फिर वो
अच्छा, दो लाइक कॉम्प्लेक्स होते हैं ये पूछ रहे हो ना? तो दो लाइक कॉम्प्लेक्स में अलग से या तो उसका एक नॉमेनक्लेचर होता है, बिस करके होता है, बिस, BIS, बिस। बिस मतलब होता है टू कॉम्प्लेक्स लोकेंट। ऐसा होता है ट्रिस, जैसे अपन डाई बोलते हैं ना, डाई का मतलब क्या होता है? दो। अगर दो कॉम्प्लेक्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? बिस। और ऐसे ही तीन कॉम्प्लेक्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिस। बिस मीन्स टू कॉम्प्लेक्स लोकेंट। तुमने जो सवाल पूछा ना उसको, बिस मीन्स टू कॉम्प्लेक्स लोकेंट्स। आगे बढ़े। अब आप बना लोगे सारे। अब ये कुछ एग्जाम्पल आप नोट करो जो आपको घर पे ट्राई करना है अच्छे से, फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा। वो सॉफ्टवेयर यूज किया था या किसी ने, मैंने तो बताया था? ये एग्जाम्पल लिखो, फिर आगे और लिखेंगे। पहले एक बार सारा एग्जाम्पल नोट करो। अब 18वां एग्जाम्पल लिखो। पहले 25 तक लिख लो। एटीन, 19, 20 तो लिख लिया होगा।
29 तक नोट करो। 28 के राइट में है ना 29। लिख लिया आपने? आगे बढ़े। ये 29 तक करने हैं और डीपी दिखाओ, एक कॉम्प्लेक्स की डीपीपी है। ये कौन सी डीपी ट्राई की? 16 वाली ट्राई की ना तुमने? अब ये ट्राई करना 15 वाला। कॉम्प्लेक्स पे है डीपी 15। पहले ये एग्जाम्पल बनाने हैं, उसके बाद ये एग्जाम्पल बनाने हैं। समझे आप? आज सिर्फ कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस करेंगे। अगर मेरे को है ना वीजी सर और एनजे सर अगर मेरे को 12th क्लास में मिल जाते ना तो मैं भी किसी आईआईटी से बीटेक करता। क्या भाई सुन रहे हो? अगर मेरे को वीजी सर और निंजा सर मिल जाते क्लास 12th में, नहीं वो दोनों की मिल जाए, मैं रीजन बता रहा हूँ तुमने क्या है, ठीक है? दोनों के एक एक स्टेटमेंट जो मैंने सुने ना, अभी कोरोना टाइम में जब हमारा ऑनलाइन टाइप था ना, 1 साल के लिए अनअकैडमी से टाइप था, तो अनअकैडमी में क्या बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें होती थी। उसमें होता था भाई वीडियो बनाओ, वीडियो पे उनका फोकस होता था, मतलब डेली हफ्ते में 2 वीडियो बनाओ, नॉन एकेडमिक ऐसे चलता था। तो है ना एक वीडियो में ऐसा कोई सेमिनार टाइप था, वेबिनार टाइप था, जिसमें वीजी सर थे और मैं था, है ना। तो वीजी सर ने एक स्टेटमेंट बोला, उन्होंने बोला कि आईआईटी में घुसना इजी है, रैंक लाना टफ है। तो वो तो स्टेटमेंट बोला ना कि आईआईटी में घुसना इजी है, रैंक लाना टफ है, तो मैं ना काफ़ी देर तक सोचता रहा। मैंने कहा यार क्या बात बोली सर ने यार, कि 50% कोर्स कोई अच्छे से कर ले तो 25% नंबर तो ला ही सकता है, 30% ला ही सकता है, तो घुसना इजी है। लेकिन आपको वो स्कोर 50, 60, 70 ले जाना फिर वो चैलेंजिंग होता जाएगा, है ना। तो रैंक लाना बहुत चैलेंजिंग है। घुसना वाला इतना, मैं आपको 360 में से 120 नंबर या 100 नंबर ऐसे पकड़ने हैं जो आपके पक्के हैं, वो है ना, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। या 120 नंबर आपने पकड़ लिए तो 2 साल बच्चा जी जान तैयारी करता है तो 120 नंबर तो पकड़ ही लेता है। और पूरा आईआईटी एडवांस का पेपर ऐसा है नहीं, बिल्कुल सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैलेंजिंग आते हैं, कुछ मिक्स आते हैं, लेकिन जो बहुत प्रैक्टिस कर रहे उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ईजी है, मैं कर सकता हूँ, ये वाला ईजी मतलब जिसने तैयारी की उसके लिए, है ना। तो उससे उसको 120 नंबर वो पकड़ सकता है। मैंने कहा यार ये स्टेटमेंट मुझे पहले पता होता ना तो शायद मैं भी कर लेता। फिर निंजा सर का एक स्टेटमेंट, अभी 1-2 साल पहले की बात है, गूगल बैच होता है ना, रिपीटर, है ना, वो बच्चे एक दिन लास्ट क्लास में वहाँ पे डायरेक्टर रूम में डाउट पूछे थे कुछ बच्चे, वो निंजा सर को बार बार बोल रहे थे कि सर वो है ना कुछ टिप बताओ ना सर, टिप्स बताओ। हम निंजा सर टिप तो क्या बताते हैं, कुछ बताते नहीं, टिप्स वगैरह वो तो एक ही बार बताते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन बच्चों ने सर कुछ तो बताओ। तो सर ने एक लाइन बोली, हिस्टोरिकल लाइन बोली, बच्चों को बोला कि तुम्हें बस एक ही काम करना है कि मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करना है पेपर में और अपनी औकात के अनुसार क्वेश्चंस करने हैं। तो औकात के अनुसार का मतलब क्या, कि जो आ रहे हो ना वही करने हैं। एडवांस का पेपर की पहले की बात है, जो आ रहे हो वही क्वेश्चन करने हैं और मैथ्स का कट ऑफ का ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं मतलब वो उसका मतलब 2-5 मैथ्स के क्वेश्चन पक्के होने चाहिए, हाँ ये 5 क्वेश्चन मेरे पक्के हैं, और जो आ रहे हैं वो करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा नेचर उल्टा होता है, जो आ रहा होता है ना उसको हम जल्दी करते हैं, ये तो आ ही रहा है, जल्दी किया उसमें गलती कर दी, और जो नहीं आ रहा हो तो वैसे ही गलत होना है। तो नेट गलत प्लस गलत ऑल गलत। समझ गया तुम? ये एग्जाम कैसा है, जो आ रहा है ना उसमें तो ज्यादा एफर्ट लगाना है यार, ये गलत नहीं होना चाहिए बस, है ना भाई। होगा ना 50% पेपर आ रहा तो उसी पे फोकस करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। होगा आप थोड़ा बहुत तो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। मैंने कहा काश ये बात मेरे को पहले 12th में पता होती। कि मेरे को तो क्या बताया गया था, मुझे बताया गया था कि आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। तो हमने कहा टफ होता है, फिर अपने बस की है ही नहीं, ठीक है। फिर पता चला कि पढ़ते कैसे आईआईटी के बारे में, तो आईआईटी के पढ़ते कैसे, तो पता चला कि शहर में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है आईआईटी का। तो हमारे स्कूल, मेरे क्लास का जो टॉपर था ना, वो एक ही बच्चा पूरे स्कूल में आईआईटी की तैयारी कर रहा था, जो हमारा स्कूल का टॉपर था, है ना।
बेस्ट थे, मतलब 240 बच्चों का टॉपर था वो। तो हम रोज़ उसको पूछते यार तू आईआईटी की तैयारी कर रहा है यार, मतलब हम उसको मतलब सुन के ही है ना उसको देख के ऐसे देखते थे, अरे यार मतलब क्या यार आईआईटी की तैयारी कर रहा है। उस समय राजस्थान पीईटी का एग्ज़ाम होता था जिसमें 4000 सीटें थी, 35,000 बच्चे एग्ज़ाम देते थे। तो कोई अगर राजस्थान पीईटी में सिलेक्शन होता था ना, अखबार में फोटो आती थी कि भाई हमारा बच्चा आरपीईटी में सिलेक्शन हुआ है। रैंक वैंक वो तो कोई बताता ही नहीं था, ब्रांच कुछ नहीं होता था, बस आता था। तो मेरे मोहल्ले में एक बच्चा है जो सिविल इंजीनियर बना था, तो उसका सिलेक्शन जब हुआ ना, उसका आया था कि भाई हमारे यहाँ से हमारा पिंटू सेलेक्ट हो गया है। मैं गजब यार, पिंटू सेलेक्ट हो गया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग में जाना इतनी बड़ी चीज़ थी। और जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था वो तो हमारे लिए एकदम हीरो था एकदम। फिर हमने पूछा उसको यार मतलब तो कैसे तैयारी कर रहा है, फिर पता चला उसके नाना जी जो है ना वो आईआईटीएन थे, बताया था ना। तो मतलब कहने अब तुम लोगों को देखो, तुमको फिजिक्स यहाँ आगे एक सर पढ़ा के जाते हैं, मैथ्स पढ़ा के जाते हैं, केमिस्ट्री यहाँ आगे पढ़ा के जाते हैं और आईआईटी का पढ़ाते हैं, है ना। मटेरियल तुम्हारे हाथ में है, हॉस्टल में खाना हॉस्टल वाला बनाता है, कपड़े धोने वाला अलग आता है ना। कुछ लोग ऑटो में भी आते होंगे, ऑटो वाला ऑटो चला के लेके आता है। तुम्हारे जिम्मे तो एक ही काम है बस, कौन सा वाला, पढ़ना है। छोटा सा शहर है, कहीं जा सकते नहीं हो, है ना। ऐसा तो है नहीं भाई बॉम्बे जैसे यहाँ से चले वहाँ जाने में 2 घंटे लग गए, तुम भाग के जाओगे कोटा, इधर आ गए 5-7 किलोमीटर बाद तो हाईवे आ जाएगा, जाओगे कहाँ, घूमने के लिए ज़्यादा जगह ही नहीं है। तो आदमी चाह कर भी कुछ कर ही नहीं पाएगा, पढ़ेगा। और प्लस आजू बाजू को देखेगा, वो देखेगा वो भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, तो फिर आधा मन मार के सोचा मैं भी पढ़ ही लेता हूँ यार। तो सब कुछ है तुम्हारे पास, है ना। माइंड ऐसा सोचना है अपने को ये नहीं सोचना है कि यार मेरा ये नहीं हो रहा है वो नहीं, ये सोचो मेरा इतनी सारी चीज़ें हो रही है, जो नहीं हो रही है उसको कर लेंगे अपन। माइंड को ट्रेन करना है आपको, बात समझे आप, ठीक है। चलें फिर आगे। तो एक दिन कहानियाँ की एक क्लास रखेंगे यार, बहुत सारी बातें हैं तो मुझे बतानी है तुमको। यह एक्चुअली ना मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये ना तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें ना छोटी छोटी चीज़ों को उससे दुखी होते रहते हो यार, तो मेरा मन दुखी हो जाता है एकदम, समझ गए। दुखी नहीं होना है यार। घर जाओगे, चलो एक लास्ट कहानी सुन लो। मैं 2001 में मैंने 2001 में पढ़ाना स्टार्ट किया था दिल्ली फिटजी में। तो पहले मैंने वहाँ ट्रेनिंग वेनिंग हुई, मैं ट्रेनी था वहाँ पे, है ना। 2 महीने उन्होंने मेरे को पढ़ाया कि भाई तुम ये पढ़ो, वहाँ उनके वो मॉड्यूल होते थे कि ये पढ़ना है और ये पढ़ाना है। तो मैंने कहा ये तो अच्छा काम है, ये पढ़ गई तो पढ़ाना है। तो उसको पढ़ लिया तो फिर बोला कि तुम ट्रेनी हो, तुमको बच्चे पढ़ाने को नहीं मिलेंगे। मैं यार ये तो गलत है यार, मतलब आप मौका तो देखो मेरे को, कि मैं पढ़ तो लिया, पढ़ाऊँ किसको, ठीक है। तो पहले तो मैं सिक्योरिटी को पढ़ाता था, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उनको पढ़ाता था। तो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड अकेले बैठा, क्या करना, तुम अंदर आ जाओ क्लास में। तो ट्रेन रूम में ना गार्ड को पढ़ाता था और उसको पूछा समझ में आ रहा है, कह रहा आ रहा है। तो मैंने कहा मज़ा आ गया, मतलब मैं पक्का समझा दूंगा बच्चों को, है ना। मैं उसको ऐसे समझाता था, 1 मोल इक्वल टू आलू या 1 मोल इक्वल टू बॉल, तो एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, बताओ क्या मोल हुआ। वो बोलता था बॉल, मैं कहा करेक्ट, ठीक है। ऐसे अलग तरीके से समझाता, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ कि मेरे को ना एक टीचर है ना बीमार हो गया, उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो अपने घर चला गया बीच में ही, है ना। तो मेरे को वो बैच पढ़ाने को मिला, 2 बैच पढ़ाता था वो टीचर। तो जो मेरे एचओडी थे उन्होंने कहा कि तुम पढ़ा लोगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ठीक है आप मौका देखे तो देखो, ठीक है। बोला नहीं, मन में सोचा मैंने। तो उन्होंने कहा कल से तुमको ना उसके बैच पढ़ाने हैं। मैंने कहा ठीक है। वहाँ फिटजी में क्या होता था, आवर्स फिक्स होते हैं, जैसे कोटा में क्या आवर्स फिक्स नहीं है, मतलब कोई टीचर चाहे जितना पढ़ाए उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है ना, इसलिए अच्छा रिजल्ट भी आता है। जैसे मान लो जैसे IUPAC है तो मेरे पर डिपेंड करता है मैं तुम लोगों को कितने लेक्चर में पढ़ाऊँ, है ना। वहाँ क्या होता था कि स्कूल में क्लास होती थी और बच्चे दूर से आते थे, बच्चे 2-2 घंटे, हरियाणा वगैरह बॉर्डर से बच्चे आते थे, तो 2 घंटे तो उनकी ट्रैवलिंग होती थी बच्चों की, तो बार बार नहीं आएंगे, मतलब आपको 4 घंटे में ये टॉपिक कराना है। तो मैं गया वहाँ पे, तो उस समय गैस स्टेट टॉपिक पढ़ाना था, वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ाते थे। तो ना मेरे पास एक ही लेक्चर बचा और 50% टॉपिक बचा हुआ था, मैंने पूरा पढ़ा दिया, है ना। तो मेरे 2 ही ऑप्शन थे कि या तो पूरा पढ़ाऊँ या फिर थोड़ा पढ़ाऊँ। मैं कहा कोर्स छूटना नहीं, टीचर की बड़ा टीचर दिमाग में चलता है उसके, कोर्स ख़त्म करना है। तो मैंने पूरा पढ़ाया अच्छे से और स्पीड में पढ़ाया। तो उसके बाद मैं क्लास से निकला तो 2 बच्चे मेरे साथ साथ चलने लगे और वो मेरे को ऐसे ही पूछने लगे, मैं नया टीचर का होता है ना, और सर क्या हो, मतलब होता है ना बेवकूफ़ बनाया सर को बनाते हैं, ठीक है। तो बोला कि और सर कैसे हो, मैं ठीक है यार ठीक है। तो फिर मैंने पूछा यार, एक लंबा था एक छोटा था, है ना। तो
छोटा वाला जो था ना, उसको मैंने पूछा यार ये बता, आज मैंने पढ़ाया तेरे समझ में आया? तो वो बोला आ जाएगा सर, आ जाएगा। मतलब मैं उसकी बात सुन के है ना, उसने जो स्टेटमेंट बोला ना, आज भी मतलब 23 ईयर हो गए हैं, आज भी मुझे उसका वो याद है, वो कॉरिडोर में कैसे बोला, सर आ जाएगा। मैं कैसे आ जाएगा? घर जाके वापस पढ़ लूंगा, सर आ जाएगा। मतलब उसको आया नहीं पूरा, मुझे खुद को पता था उसको आया ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतना स्पीड में पढ़ाया था, टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो आ जाएगा सर, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे इतना मतलब उसको बोला कुछ नहीं, मैं मन में सोच रहा, मैं क्या कॉन्फिडेंस है बच्चे का यार, आया कुछ भी नहीं है उसको और कह रहा आ जाएगा। ठीक है, टाइम बीतता गया ना। 12th में मैंने पूरा कोर्स, फिर मैं टाइम मिल गया, फिर धीरे धीरे कोर्स खत्म हो गया। मैंने उस बच्चे को ट्रैक किया, है ना, ऑटोमेटिक ट्रैक ही हो गया कि वो छोटा बैच था, 30-35 बच्चों के बच्चे सब फेमिलियर थे मेरे से। वो बच्चा, फिर मैं कोटा आ गया, है ना, 3 में कोटा आ गया। तो फिर मैंने उसके उस बैच के कुछ बच्चे ड्रॉप करके कोटा आए थे। मैंने उसको पूछा नवनीत, उसका नाम था नवनीत। मैंने कहा नवनीत कहाँ है? बोला सर नवनीत तो IIT दिल्ली में है। ठीक है, मतलब वो सेलेक्ट हो गया, IIT दिल्ली में गया, वहाँ तक भी कुछ नहीं। फिर वो कुछ सालों तक मैं उससे कांटेक्ट में रहा, वो IIT दिल्ली रहा, फिर उसने एक जॉब किया, फिर वो UPSC किया उसने, वो आज कहीं ना कहीं UPSC सेलेक्टेड है। तो मैंने बस उस बच्चे, मतलब मेरे को उस दिन पता चल गया कि यार ये जीवन में कुछ बनेगा ही, उसका एटीट्यूड ही सब कुछ डिसाइड कर रहा था। और मेरा जैसा नॉर्मल बच्चा होता उसकी जगह क्या होता, समझ में आया, अरे सर क्या बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं आया आज तो। मैं तो रो पड़ता, है ना, 2-4 को और बुलाता कि आओ अपन मिल के दुख जाहिर करें, ठीक है, तेरे को भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। तो वो होता है जो एटीट्यूड है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं आया, आ जाएगा, फिर आपका माइंड भी वैसे रिएक्ट करता है, हाँ यार आ जाएगा, आपकी बॉडी भी वैसे चलेगी, आपकी हर चीज़ वैसे चलेगी। और आपने माइंड को सिग्नल दे दिया ना, मुझे नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं आ रहा है ये सिग्नल दिया तुमने, मेरी गारंटी है वो चीज़ कभी नहीं आएगी तुमको, क्योंकि फिर वो माइंड वैसा रिलैक्स। और तुमने किसी को कल्पित बनाया कि यार मुझे इसलिए नहीं आया कि मेरा दोस्त बातें कर रहा था, तो वो भी गारंटी है कि आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। आप मतलब बहाने ही चलेंगे, मुझे इसलिए नहीं आया कि धूप आ रही थी, मुझे इसलिए नहीं आया कि तेज़ पढ़ा रहे थे, मुझे इसलिए नहीं आया कि वो ऐश्वर्या राय की मूवी देखने चला गया था, कुछ भी हो सकता है। तो कभी नहीं बोलना है, समझ गया तुम? तो कभी नहीं बोलना है, माइंड को बिल्कुल ऐसे रखना, आएगा, आ रहा है, आएगा। अपने शास्त्रों में लिखा है, पता है तुम्हें? अगर आप हिंदू शास्त्रों में पढ़ोगे ना, तो अपने यहाँ लिखा है कि जीभ पे सरस्वती होती है, जैसा आप बोलते हो ना वैसा होता रहता है। तो इसलिए ना, मेरी वाइफ वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे मानती है, जैसे मान लो पैसे की मान लो शॉर्टेज है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऐसे बोलता हूँ यार आजकल पैसे कम आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बोलते ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। मैं किधर आ रहा है? नहीं बोलना है बहुत है, मैं बोलता था बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, तो वाकई में आने लगते हैं। तो ये बहुत साइंटिफिक, इसका आगे कोई साइंस और भी होती होगी, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलना अच्छा चाहिए, सोचना अच्छा चाहिए। समझ गए तुम? ठीक है, चलें फिर आगे। तो अगली क्लास से आगे एल्कीन अल्काइन करेंगे। चलो एक बार जय हिंद बोलो। जय हिंद।
हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स लोकेंट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रूल क्या है, हमारे स्क्रीन पर क्या दिया होगा, क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको पोज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आंसर लिखना है, आफ्टर दैट मेरे आंसर से मैच करना है। ठीक है, तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द कंपाउंड 2,3 डाईमेथाइल पेंटेन व्हाट इज द लोकेंट ऑफ मेथाइल ग्रुप। इसमें क्या पूछ रहा है कि मेथाइल ग्रुप का लोकेंट क्या है। एक चीज़ देखना कि जो लोकेंट होता है ना, वो क्या होता है कि लोकेंट मोस्टली क्या होता है, लोकेंट और सब्स्टिट्यूट को एक ही चीज़ बोलते हैं सभी, है ना, एक ही चीज़ मानते हैं। बट एक्चुअली क्या है, लोकेंट और सब्स्टिट्यूट अलग अलग चीज़ होती है। सब्स्टिट्यूट वो होती है जो कि मेन चेन के साथ जो ब्रांचेस एडेड होती है उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं अपन। जो लोकेंट होती है उस सब्स्टिट्यूट को या फिर जो मेन ब्रांच की जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं उनको जो नंबरिंग मिलती है उसको हम लोकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर डायरेक्टली उस चीज़ को ही बोला गया लोकेंट, मतलब उसकी नंबरिंग क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें आईपीएससी नेम दे रखा है, उसके अंदर हमें क्या देखना है, जो ग्रुप दिया हुआ है उस ग्रुप का लोकेंट मतलब वो उसकी नंबरिंग क्या है, वो कहाँ पर मेन चेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब हम आईपीएससी नेमिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूट होता है जिस नंबरिंग पर जुड़ा होता है उससे पहले जिस नंबरिंग से अटैच्ड होता है, मतलब जिस पेरेंट चेन के साथ जो इस नंबरिंग से अटैच होता है उस नंबरिंग को उस सब्स्टिट्यूट के नाम से पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमें मेथाइल ग्रुप का पूछा है, तो इसके अंदर मेथाइल ग्रुप की क्या है, ये यहाँ दी होगी लोकेंट, मतलब इसकी पोजीशन कहाँ है वो यहाँ दी हुई है, उसकी लोकेशन यहाँ बताई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसी के थ्रू अपन आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो डाईमेथाइल मतलब 2 मेथाइल्स एडेड है। ठीक है, और मेथाइल ग्रुप की हमें पोजीशन बतानी है, लोकेंट बतानी है। ठीक है, लोकेंट की नंबरिंग यहाँ दी हुई है, यहाँ पर क्या दी हुई है 2,3 2,3 मतलब 2 और 3 दोनों पोजीशन पे क्या लगा है, मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन क्या है, ए, यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको एक तरीके से और बता देती हूँ एक बार, है ना, जिससे एटलीस्ट तुम्हें आइडिया रहे कि एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपको। ठीक है, 2,3 मेन चेन पेरेंट चेन क्या है, पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटेन मेन चेन बन गई। उस पर क्या लगा हुआ है 2,3 पर डाईमेथाइल, मतलब 2 और 3 दोनों पोजीशन पर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 2 यहाँ से ले लेते हैं, 2 पर मेथाइल, 2 और 3 पर मेथाइल, तो इसकी नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 5। अब देखो, अब हमने क्या देखा था यहाँ पर, इसमें क्या पेरेंट चेन क्या बोल रखी है, ये पेरेंट चेन बोल रखी है इसने, इसमें पेरेंट चेन तो पेंटेन वाली दी हुई है ना। ठीक है, ये अपनी मेन चेन हो गई। ठीक है, अब इसके साथ सब्स्टिट्यूट, मतलब ये दोनों क्या है सब्स्टिट्यूट, ये कौन से ग्रुप है CH3। ठीक है, मेथाइल ग्रुप ही है ना। अब इन मेथाइल ग्रुप की लोकेशन मतलब लोकेंट क्या है, जो इनकी नंबरिंग है, ये 2 पर लगा हुआ है और ये 3 पर, ये 3 पोजीशन पर है और ये 2 पोजीशन पर है। ये क्या है, इनके लोकेंट मतलब इनकी नंबरिंग, मतलब ये कहाँ पर लगे हुए हैं, मेन चेन के साथ कहाँ पर अटैच्ड है, उसकी लोकेशन। ठीक है, लोकेंट मतलब लोकेशन। ठीक है, उस सब्स्टिट्यूट की लोकेशन। ठीक है, तो इसके थ्रू 2 और 3 यहाँ पर क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ना हम स्ट्रक्चर बना के ऐसे एक बार समझाने के लिए बता दिया, अदरवाइज हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, गॉट इट, याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम चीज़ है। इन द कंपाउंड, क्वेश्चन बोल रहा है इन द कंपाउंड फॉर आइसोप्रोपाइल 2 मेथाइल हेप्टेन, हेप्टेन तो मेन चेन है। ठीक है, What is the locant for the isopropyl group, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए लोकेंट बताना कि आइसोप्रोपाइल कहाँ लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ पर अटैच्ड है मेन चेन के साथ। तो आइसोप्रोपाइल, इसके अंदर नाम देखो, आइसोप्रोपाइल यहाँ नाम है और ये कहाँ अटैच्ड है 4th लोकेशन पर। तो इसमें 4th लोकेशन देखो ऑप्शन में C ऑप्शन पर है, तो C ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, हमें डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। For 2 bromo 3 chloro butane, ये 2 bromo 3 chloro butane, what are the locants for the bromo and chloro। यहाँ पर ब्रोमो और क्लोरो दोनों ग्रुप के लिए क्या पूछा है अपन को, लोकेंट पूछा है। ठीक है,
तो ब्रोमो ग्रुप देखो यहाँ लिखा हुआ है, ब्रोमो की लोकेंट क्या है 2, और क्लोरो यहाँ लिखा है तो क्लोरो की लोकेंट क्या है 3, ठीक है। तो 2 और 3 क्या है इनकी, ये है, ये ब्रोमो के लिए है और ये क्लोरो के लिए है, ठीक है, 2,3। तो इसमें ऑप्शन में देखो 2,3 कहाँ है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन द कंपाउंड 3 इथाइल 2,4 डाई मेथाइल हेक्सेन, ये अपन का क्या है आईपीएससी नेमिंग का दिया हुआ है, क्या नेमिंग दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर द लोकेंट फॉर इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप्स, इथाइल और मिथाइल दोनों ग्रुप्स की क्या बतानी है अपन को, लोकेंट बतानी है, उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो इथाइल, इस नाम के अंदर इथाइल देखो नेमिंग जो दी हुई है उसमें इथाइल देखो यहाँ पर है, इथाइल कहाँ पर है 3 पर, और डाई मेथाइल कहाँ है, मतलब मेथाइल ग्रुप दो जगह है और कहाँ का है 2 और 4 पर है, ठीक है। तो इसका अपना क्या होगा 3, 2, 4, अगर इसको सीक्वेंस वाइज लिखे तो अपन 2, 3, 4 मिलेगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज बोले तो। अब इसके अंदर अगर इस टाइप से दिया हुआ तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अगर इस टाइप से दिया हुआ तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अपन देखते हैं कहाँ है 2, 3, 4 कहाँ है, 2, 3, 4 ये रहा, तो बी अपना क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो एंड उसको अटेम्प्ट करो। मैं क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये क्वेश्चन फॉर 1 क्लोरो 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द क्लोरो एंड मेथाइल ग्रुप। इसमें क्या क्लोरो और मेथाइल ग्रुप दोनों के लिए क्या बताना है अपन को, लोकेंट बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है और क्लोरो कहाँ पर लोकेंट है, मतलब क्लोरो और मेथाइल दोनों कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। डाई मेथाइल ग्रुप है ये यहाँ प्रेजेंट है और क्लोरो यहाँ प्रेजेंट है, क्लोरो के लिए 1 आया है, 2,3 मेथाइल के लिए है, ठीक है। 1, 2, 3 इसका क्या है आंसर होगा। अब 1, 2, 3 ऑप्शन में देखो कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा फिर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी है, ठीक है, आराम से करते रहो, इजी कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब ये क्या बोल रहा है देखो, इन द कंपाउंड 3,5 डाइक्लोरो 2,4 6 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन तो अपनी क्या है मेन चेन है, उसके साथ सब्स्टिट्यूट जो लगे उसकी क्या लोकेंट देखनी है अपन को। तो इसके अंदर किस किस चीज़ को पूछा है, व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर क्लोरो एंड मेथाइल, क्लोरो और मेथाइल दोनों के लिए पूछिए। तो क्लोरो कहाँ का है, यहाँ पर क्लोरो लिखा हुआ है और 2 क्लोरो है इसके अंदर, डाई इसके लिए डाई किसके लिए है, 2 क्लोरो को प्रेजेंट कर रहा है कि 2 क्लोरो कनेक्टेड है, और कहाँ का कनेक्टेड है 3,4 पर क्या है क्लोरो, और मेथाइल ग्रुप कहाँ है, ट्राई मतलब 3 मेथाइल ग्रुप है इस कंपाउंड के अंदर, मेथाइल ग्रुप है कहाँ है 2, 4, 6, 2,4,6, ये क्या है CH3 ग्रुप के लिए, मेथाइल ग्रुप के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अगर सीक्वेंस वाइज देखें अपन 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ये अपना क्या है सीक्वेंस। अब देखो ये कहाँ पर है इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये है 2, 4, 6 तो मेथाइल के लिए, 3 और 5 किसके लिए क्लोरो के लिए, 2, 3, 4, 5, 6 इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 रीड करो अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द कंपाउंड 2,2,3 ट्राईमेथाइल ब्यूटेन व्हाट आर द लोकेंट्स ऑफ द मेथाइल ग्रुप। इसमें कहाँ पूछा है, मेथाइल ग्रुप का लोकेंट पूछा है कि मेथाइल ग्रुप कंपाउंड में कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ लोकेशन है उसकी, ठीक है। तो मेथाइल ग्रुप कहाँ है कंपाउंड में, मेथाइल ग्रुप यहाँ 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 मेथाइल कनेक्टेड है कंपाउंड के अंदर। अब 3 की लोकेशन क्या है 2, 2, 3, तो यहाँ पर क्या है 2, 2, 3, ये मेथाइल ग्रुप की पोजीशन है। अब देखो क्वेश्चन में कहा है 2, 2, 3, ए ऑप्शन में अपन को ये लोकेशन मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द कंपाउंड 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो प्रोपेन व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द ब्रोमो क्लोरो एंड फ्लोरो ग्रुप, ठीक है। 2 ब्रोमो है, 3 क्लोरो है, 1 फ्लोरो प्रोपेन व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द ब्रोमो क्लोरो एंड फ्लोरो, ठीक है। ब्रोमो के लिए भी, क्लोरो के लिए भी और किसके लिए फ्लोरो के लिए भी, ठीक है। तो ब्रोमो के लिए क्या है 2 लोकेंट है, क्लोरो के लिए 3 है,
फ्लोरो के लिए 1 है, तो यहाँ पर 2,3,1 है। अब इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो 1 2 3 आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो अब ऑप्शन में 1 2 3 का है, सी ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ 1 2 3, तो सी ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 2 3 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 9 क्वेश्चन सेम। 4 इथाइल 2,2 डाइमेथाइल हेक्सेन, व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एक बात और सुन लो कि जो मतलब कंपाउंड के अंदर 2 मेथाइल कनेक्टेड है तो हम दोनों की पोजीशन बताएंगे, ठीक है। मान लो कि दोनों एक ही पोजीशन पर कनेक्टेड है तो भी हम उसको पोजीशन को 2 बार काउंट करेंगे, ठीक है, एक बार काउंट नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब इसमें 2 है, मतलब 2 मेथाइल है, 2 मेथाइल ग्रुप है, उसके लिए 2 2 है और इथाइल के लिए 4 है, तो इसके अंदर 4,2,2 ये है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसको सीक्वेंस वाइज लिया मैंने 2,2,4, ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ कहाँ है 2,2,4, ये देखो यहाँ 2,2,4 है। अगर देखो कई मिस्टेक कर जाते हैं कि 2,2 मतलब डाइमेथाइल है, दोनों एक ही पोजीशन पर है, मतलब 2 पर ही लगे हुए, तो वो क्या है, इसको फर्स्ट देखेंगे कि 2 पर है, यही आ गया, तो इसको आंसर करेक्ट कर सकते हैं, बस ये नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। याद रखना कि जो भी मतलब 2 मेथाइल एक ही चीज़ पर लगे हुए हैं तो उसको दोनों को काउंट करनी है, ठीक है। मेथाइल ग्रुप मतलब सारे मेथाइल की बतानी है, ऐसे नहीं कि एक जगह पर 2 मेथाइल लगे तो एक ही काउंट करोगे, नहीं, दोनों को काउंट करना है, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना है, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मिस्टेक करते हो अगर तो फिर ए ऑप्शन जाएगा और तुम्हारे नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। याद रखना डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कंपाउंड 3,4,5 ट्राइमेथाइल हेप्टेन, व्हाट हेप्टेन ही है ना, हेप्टेन, व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द मेथाइल ग्रुप। से मेथाइल ग्रुप के लिए लोकेंट्स पूछ रहा है, ठीक है। लोकेंट्स मतलब उसकी लोकेशन कहाँ है, तो मेथाइल ग्रुप है और ट्राई लगा हुआ है क्योंकि 3 मेथाइल पोजीशन, 3 मेथाइल अपने पास क्या है सब्स्टिट्यूट के रूप में, ठीक है। उनकी लोकेशन क्या है 3,4,5 और सीक्वेंस वाइज ही दी हुई है, तो ठीक है। तो 3 4 5 कहाँ है, 3 4 5 देखो ये रही ऑप्शन में दी हुई है 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 3 4 5 ये क्या है लोकेशन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है, इजी है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अपनी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है। एंड सॉल्यूशन दे रही है मैंने क्विज के, ठीक है। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस और करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छे से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।